जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हमने आपको 1857 की क्रांति के बारे में बता दिए थे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ ये क्रांति छिड़ी थी और किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था पूरे भारत में, क्यों असफल रहेगी ये भी बता दिए थे। इसके बाद कौन कौन सी प्रक्रिया हुई थी, जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, इसने कौन कौन सी घोषणाएं की थी उत्तर मतलब पूरे भारत में, ठीक है ना, ये सब हमने आपको बता दिया था। अब हम देखते हैं कि क्रांति के बाद पूरे भारत में कौन से बदलाव आए जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटिव हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो बदलाव आया तो ये आया आपका राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का विकास। पहले आप राष्ट्रवाद का विकास समझ लीजिए, उसके बारे में इसके आगे पढ़ाते हैं। राष्ट्र विकास कहते किसको हैं? तो किसी भी क्षेत्र के भूभाग यानी कि कोई भी क्षेत्र के भौगोलिक भूभाग के केंद्र के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनमें जो एकता देखी जाती है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे धार्मिक एकता हो, राजनीतिक एकता हो, आर्थिक एकता हो, यानी सांस्कृतिक एकता हो, कोई भी मतलब एकता हो, उसको क्या कहते हैं? हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके लिए अगर देश पहले आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का आने का कारण क्या है? तो हमने जो भी आपको कारण बताए थे, यानी कि 1857 की क्रांति आने का जो भी कारण बताए थे, राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, जितने भी कारण बताए थे, टोटल इसमें जो रिलेटिव आते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का यही श्रेय था, फूट डालो और राज करो, और ऐसा ऐसा नियम लागू करते थे जिससे भारतीयों का शोषण होता था। और भारतीय जो है धीरे धीरे इसी से क्या हुआ, आगे बढ़ता गया राष्ट्रवाद, एक दूसरे में क्या हुआ, ये लोग एकता बनाते गए, ठीक है ना। अब देखेंगे इसके बाद जो है हम कि राष्ट्रवाद में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो भी चीजें आती हैं वो हमने बता दिए हैं, जो भी यानी 1857 क्रांति से जो भी रिलेशन में है वो सभी ये राष्ट्रवाद की उपज के ही हैं, ठीक है। तो कुछ और चीज जान लेते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद अगर यूरोप का देखा जाए, यूरोप के राष्ट्रवाद में क्या है, वहां के आर्थिक और भौगोलिक यानी राजनीतिक के तौर पर देखा जाता है। भारत में क्या है, सांस्कृतिक और भावनाओं के तौर पर देखा जाता है राष्ट्रवाद का उपज, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अंतर आप लोग इसको लेकर चलेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं राजनीति में, ठीक है ना। वैसे भी जितने भी क्रांति के हुए हैं कारण वो सब राष्ट्रवाद के उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण में आप कह सकते हो जो आप पढ़ लिए हो 1857 की क्रांति, ठीक है ना। 1857 की क्रांति, उसके बाद क्या है, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस की जो स्थापना हुई, ये भी इसका कारण है। और आगे चल के देखा जाए जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश, ठीक है ना, इसके बनाए गए कई कानून, बार बार जो कानून बनाए जा रहे थे बीच में, ये भी, और कानून भी ऐसे बनते थे जो भारतीयों को नुकसान पहुंचता था, बहुत ही हानि पहुंचती थी। कुल मिला जुला के उनका ही यही उद्देश्य था कि फूट डालो राज करो। और ऐसे ऐसे कानून बनाते जैसे रैयतवाड़ी है, मालवाड़ी है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, ऐसे ऐसे टाइम पे कर लगा दिया करते थे। जस्ट टाइम अकाल पड़ जाता था उस टाइम में लोग कर लगा देते थे। और एक आता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की नीति आप लोग जानते हो, इसकी राज हड़प नीति थी, इससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। आगे देखेंगे सामाजिक में, समाज में देखेंगे सामाजिक कारण। समाज का सबसे बड़ा कारण तो ये देखेंगे हम लोग कि जो पत्रिकाएं, मतलब जो भी उद्देश्य था, कि उद्देश्य का मतलब जो धार्मिक से संबंधित आंदोलन थे, सामाजिक संबंधित जो भी सुधार के आंदोलन थे, वो भी राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है आगे बढ़ने का एक श्रेय बना। जैसे मान लीजिए कोई भी पत्रिकाएं निकलती थी तो उसमें लिखा रहता था, ऐसी चीज़ें लिख दी जाती थी कि आदमी के अंदर आग निकल जाते थे, यानी कि एकदम बबूला हो जाते थे, एनर्जी पूरा फुल हो जाते थे कि हम अपने देश के लिए जान भी दे देंगे। तो राष्ट्रवाद में यहाँ समाज में आप लोग जान सकते हो कि हमारे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती,
चलिए, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज, इसकी स्थापना की कब? 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ही ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब ये नहीं होता कि मतलब वेदों सिरुमल्ली वेद से ही है। वेदों की ओर लौटो का मतलब जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारा रहन सहन, जो हमारा कल्चर है, उसको अपनाओ। ठीक है ना। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। विदेशी चीज़ हमें नहीं चाहिए, हम अपने चीज़ों को लेकर चलेंगे। इन्होंने ही कहा था कि बुरे से बुरा जो अपना स्वयं का शासन है, बुरे से बुरा स्वयं का जो शासन है, वो विदेशी शासन से अच्छा साबित होगा। ठीक है ना। तो इन्होंने हाँ एक नारा और दिए थे कि भारत भारतीयों के लिए है। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था ये चीज। ठीक है ना। तो इन्होंने ही बहुत सारे जो है इनसे रिलेटिव है, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, ये सब आंदोलन भी इनसे बहुत सारे रिलेटिव है, यानी कि राष्ट्रवाद का ये भी एक कारण बन जाता है आपका देखा जाए। ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है आपका संस्कृति। संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक, धार्मिक कारण तो आपको बता ही दिए थे 1947 में। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण देखा जाए तो अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत सारे बदलाव किए थे। और जैसे सती प्रथा हुआ, इसको समाप्त किए, विधवा पुनर्विवाह चालू किया, बाल विवाह को समाप्त किए, नरबली हत्या को ख़त्म किया। ये सब गलत था, एक तौर से देखा जाए तो गलत ही था। ये तो अच्छा किए थे, ठीक है ना। लेकिन तब भी भारतीय वाले नाराज़ थे कि ये कह रहे थे कि हमारे कहीं ना कहीं धर्म में ये हस्तक्षेप सीधा सीधा कर रहे हैं। ठीक है ना। ईसाई मिशनरियों को आने दिया भारत में 1813 में। इन्होंने कह दिया कि ईसाई मिशनरी अपन धर्म प्रचार प्रसार करें और धन इकट्ठा करें, और भारतीयों से ये कह दिया कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है उसकी पूर्वजों की ज़मीन नहीं लेंगे, उसके स्वयं वैसे पास रहेगी। तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुला के शोषण ही था इन लोगों का उद्देश्य। तो सांस्कृतिक में देखते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या किया? बनारस में 2 पत्रिकाएं जारी की, प्रकाशित की। बनारस में 2 पत्रिकाएं, एक का नाम था कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, और दूसरी पत्रिका का नाम था, ये पहले, दूसरी पत्रिका का नाम था आपका हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, दूसरी पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। और देखिए ये जो कवि सुधा है, ये कवि सुधा को जारी किए थे 1867 में, इसको देख लेना। और ये हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी ये थी 1872 में। किन्होंने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। एक और निकल कर आए थे आपके, उनका नाम था बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट ने क्या निकाला था? इन्होंने निकाला था हिंदी, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। इन्होंने निकाला था इस पत्रिका को, इन्होंने निकाला था 1877 में, 1877 में जारी किया था। तो ये सब पत्रिकाएं में ऐसा ऐसा शब्द लिखा रहता था ना, जो आपको एक एक होने पे मजबूर कर देता था, एक सब लोग खड़े हो जाते थे, एकजुट में बन जाते थे। ठीक है ना। तो ये सब पत्रिकाएं भी बहुत बहुत इसकी कारण है, बहुत बड़ी। आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या हुआ, इसमें बदलाव हुआ। ठीक है ना। तो हमारे एक लोग और थे, इनका नाम था शिवदयाल। शिवदयाल ने क्या किया? शिवदयाल ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग का जो है स्थापना कर दिया। ठीक है ना। ये भी माना जाता है क्योंकि उसमें यही उपदेश दिया जाता था कि भारत के लोग एक हैं, भारत कैसे एक तरीके से चल सकता है, हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर। ठीक है ना। 1881 में ये जारी किए थे। ठीक है ना। अब हम बात देख लेते हैं, आगे हम देखेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या किया? एनी बेसेंट का बहुत ही ज्यादा योगदान माना जाता है। एनी बेसेंट ने सेंट्रल
हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसकी स्थापना इन्होंने कब की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने कब की? इन्होंने 1898 में, 1898 में इसकी स्थापना की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बाद में किसके प्रयास से? मालवीय जी के प्रयास से, मालवीय जी के प्रयास से 1916 में क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है ना? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, लेकिन पहला श्रेय तो एनी बेसेंट को ही जाता है। इन्होंने ही इसकी स्थापना की, जो बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसका, इनके प्रयास से क्या हो गया? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ गया। ठीक है ना? ये पड़ गया। और आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से और कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए हम आगे देख लेते हैं। और चलिए इसके बाद देखिए राष्ट्रवाद का विकास जो है, राष्ट्रवाद का जो विकास हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में देखते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय क्या नाम था? इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम चेंज किए हैं दादा भाई नौरोजी ने, क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भारत में टाइमिंग है, ये है 1885 से 1947 तक। ठीक है ना? देश आजाद। लेकिन इस समय जो है गांधी जी ने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है देश आज़ाद कराने के लिए हमने इसका उपयोग किया था। अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब एक काम करो, इसको जो है ख़त्म कर दो। लेकिन इसको ख़त्म नहीं किए, जो है इसको राष्ट्रीय पार्टी में कन्वर्ट कर दिए, आप लोग जानते हो। ठीक है ना? अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है ना? 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? कॉलेज कहाँ है? मुंबई में। ठीक है ना? मुंबई, यहां पर इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना करने वाले हैं A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे, इनको शिमला का सन्यासी कहा जाता है। ठीक है ना? और ये क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड जो थे, मतलब रिटायर हो चुके थे सिविल सर्विस से। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है? संस्थापक यही थे, संस्थापक। लेकिन निर्देश किसका था? निर्देश था उस समय कौन थे? उस समय भगवान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इनके निर्देश पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय अंग्रेजों का ये था ना कि भारत में जो भी भारतीयों को समस्या होती थी, तो वो भाग भाग के जाते थे एक कंपनी के पास। और कंपनी डिस्टर्ब ना होने के लिए क्या की कि सोचे कि एक काम करो कि भारतीयों को एक संस्था जो है बना कर दे दो, ताकि ये अपना वहीं पर जो भी इनका मैटर रहता है, जो भी वहीं पर सॉल्व कर ले, कंपनी के पास भाग भाग ना आए। लेकिन भारतीयों के पास कोई खड़ा होने का मंच भी नहीं था, ना कोई हथियार था। तो भारतीयों ने क्या किया? इसको ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही अपना हथियार बना लिया, एक इकट्ठा होने का मंच मिल गया। और इसी को उद्देश्य ये बना लिए कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही अपना देश क्या करेंगे? आज़ाद कराएंगे। तो यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पूछेगा पहला अधिवेशन कब हुआ, पहला, चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद। अच्छा, इसको देख लीजिए आप लोग, ये जो डलहौजी है, इसका शासनकाल कितना था भारत में? तो इसका शासन था, ये मतलब वायसराय कब रहा? 1884 से 1888 तक रहा। ठीक है ना? और 1888 तक था। और A.O. ह्यूम,
ये था स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ठीक है ना, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वाक्य बोले हैं। जैसे अगर कर्जन का देखा जाए, कर्जन ने इसके बारे में क्या बोला है, कर्जन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अब पतन की ओर जा रही है और इसको, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लड़क एकदम समाप्त हो जाए और मेरी मंशा है कि ये समाप्त हो जाए, ये कर्जन ने कहा था। अगर देखा जाए डफरिन ने क्या कहा था, स्थापना इसी ने करवाया, और फिर उसके बाद क्या कहने लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी सूक्ष्मदर्शी माने सूक्ष्मदर्शियों का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं देखा जाए बाल गंगाधर तिलक, ये क्या कहे इनके बारे में, ये तो गर्म दल के नेता थे, इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। अच्छा, भीख मांगने वाली इसलिए कहा कि उन्होंने इसलिए कहा कि जो भी ये मांग रखते हैं ब्रिटिश के सामने, वो इतने मतलब गिरकर रखते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, इसको भीख मांगने वाली संस्था। एक थे फिरोज शाह थे, इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है, ये पर्सनली लाभ लेने वाली आवाज़ है, वो उनके लिए सुनता है जो इसमें मतलब कार्यरत हैं, जो इसमें अपनाए हैं, ठीक है ना। ये सब वाक्य इसके लिए कहा गया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा गया, नौकरी के लिए भूखे हैं, बहुत सारे वाक्य कहे गए। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे 1885 में मुंबई से थे, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। दूसरे थे 1886 में दादा भाई नौरोजी, कोलकाता से थे। फिर 1887 से मद्रास यानी था, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब। और 1888 में अगर देखेंगे तो 1888 में इलाहाबाद से अंग्रेज पहला था, उसका नाम था जॉर्ज यूल, अध्यक्ष बना था। लेकिन अभी जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल बताएंगे, कहाँ से कौन था, कैसे कैसे आगे बढ़ा, गांधी जी कहाँ से, बेलगांव 1924 से, ठीक है ना, ये सब बाद में बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष, दिल्ली अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947, ये सब आपको बाद में बताएंगे। हमें देखना है उत्तर प्रदेश के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश में इसका कब और कहाँ अधिवेशन हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ अधिवेशन इसका होता है, ठीक है ना, देख लेते हैं। चलिए यहीं लिख देते हैं उत्तर प्रदेश। प्रदेश में इसके 9 अधिवेशन हुए। प्रदेश में इसके 9 अधिवेशन हुए, 9 को देख लेते हैं। 1888, 1892 और 1910, ये इतने अधिवेशन आपके होते हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है। अगले अधिवेशन देख लीजिए, अगला आपका आता है 1899, 1916, 1936, 1936, ये आपका अधिवेशन है लखनऊ का, लखनऊ। इसके बाद देख लेते हैं आपका 1905 में कहाँ का अधिवेशन है, वाराणसी, वाराणसी। और 1925 में यह है कानपुर, कानपुर। और 1946 में यह आपका है मेरठ, ठीक है, 1946 में। तो ये सब आपके उत्तर प्रदेश के अधिवेशन है, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस, मेरठ, कानपुर, ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इसके देखिए कांग्रेस के बारे में हम पूरा डिटेल्स आपको जब आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। अभी आप हम उत्तर प्रदेश लेकर चल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का अधिवेशन केवल देखेंगे, ठीक है ना। आप इतना देख लीजिए। इसके आगे आपको हम कल बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन, मतलब उत्तर प्रदेश के रिलेशन में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, जितने भी आंदोलन थे वो आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।